अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, वफाकी बजट पेश हुए, अगरचे कुछ रोज़ गुजर चुके हैं मगर इस पर डिबेट अभी तक जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना का मौक़िफ़ ये सामने आता रहा था कि टैक्स बेस बढ़ाना है, हुकूमत की अवलिन तरजीह होगी क्योंकि कौमें चैरिटी पर नहीं बल्कि टैक्स से चलती हैं। इन स्टेटमेंट्स की वजह से तवक्को की जा रही थी कि शायद इस दफ़ा बजट में उन शोबों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा जो अब तक इससे मुस्तस्ना रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है या रिटेल सेक्टर है। मगर जब बजट आया तो पता चला कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं यानी तनख्वाहदार तबका, उन्हीं पर मज़ीद टैक्स लगा दिया गया। अब 2 हल्के टैक्स के लिए टारगेट किए गए इस बजट को अगर देखा जाए। इसमें एक तनख्वाहदार तबका और एक डॉक्यूमेंटेड बिजनेस का तबका है। अब इस पर कहा यह जा रहा है कि नून लीग की तरफ से पेश किया गया ये बजट इकोनॉमिक रिफॉर्म से ज़्यादा उनकी अपनी सियासत बचाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहीं नज़र आ नहीं रही और ट्रेडर्स जो कि नून लीग का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम समझे जाते हैं, वो टैक्स के मामले में एक बार फिर अनटच्ड हैं। ऑपोजिशन इस बजट को ज़हर कातिल करार दे रही है और हुकूमत पर यह तनकीद भी की जा रही है कि हुकूमत अपने अखराजात कम कर नहीं रही है और आवाम पर बोझ डालती जा रही है। इसके अलावा मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, इस बजट पर तबसरा किया है कि ये बजट IMF सेंट्रिक है, यानी IMF को खुश करने के लिए बनाया गया है। इससे महंगाई बढ़ेगी और इसकी वजह से सियासी तनाव पैदा होगा और मुआशी मैंडेट की कमज़ोरी इस्लाहात पर असरअंदाज हो सकती है। तो इस बजट पर ओवरऑल बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, हुकूमत ने तो पेश कर दिया बजट, मगर क्या इस बजट में आम आदमी अपने घर की बजटिंग कर सकेगा? अरे अस्सलामुअलैकुम रामीन, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपने जो इंट्रो दिया ना, मैं समझ रहा था कि आपको बजट के बारे में मुझसे पूछेंगी कि इतने अरब इधर चले गए, इतने अरब उधर चले गए। आपने तो बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया है, तो फौरी तौर पे जो जवाब दिमाग में आ रहा है सर, आम आदमी की बात करें, हम आम अल्फाज में करेंगे। वन लाइनर जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तो बात करनी है जी, और मैं खुश हुआ हूँ आपके इस सवाल को सुन के। देखिए, ये बजट जो है आम आदमी के लिए नहीं है, ये बजट आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी को क्या चाहिए होता है? उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि जितने उसकी आमदन है, चाहे डेली उजरत पे है, चाहे महाना उसको मिलते हैं या उसको बिजनेस पे, जो भी छोटा मोटा उसका बिजनेस होता है, उसकी महाना आमदन में उसके अखराजात पूरे हो जाएं। बिल्कुल, ये उसका बुनियादी जो है मतमाय नजर होता है। अब ये है कि ये जो बजट आया है और इसमें से निकलेगा क्या? सिर्फ महंगाई। आम आदमी के लिए सिर्फ महंगाई निकलेगी, और अगर इस बजट में से सिर्फ महंगाई निकलनी है तो आम आदमी की बजटिंग तो यानी सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले किसी जमाने में, आज से कुछ बरस पहले मुश्किल थी बजटिंग, अब तकरीबन नामुमकिन हो गई है। और मैं जब ये देखता हूं कि अगले साल का बजट जब आएगा तो मेरा आम आदमी जाएगा कहां पे? अब देखिए, 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त पे तो आ गए, फिर उसके बाद वो फार्मेसी में जाके दवाई भी लेनी है, फिर उसके बाद नान भाई के पास रोटी भी लेनी है, फिर उस रोटी को अदा करके कहना है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा खा ले। फिर स्कूलों की फीस तो दूर की बात है, कुछ स्कूल ऐसा ढूंढो जहाँ पे कोई राव साहब जैसा बंदा है जिसने फ्री रखा हुआ है कि उसमें जो बच्चा आगे पढ़े फ्री स्कूलों में डालो, फ्री मेडिकल अगर मिल सकती है उसकी तरफ लगे। ये बजट जो है, इसमें अरबों शरबों के जो आप फिगर सुनते हैं ना, इसका आम आदमी से यकीन कर लीजिए कोई ताल्लुक नहीं है। उसको क्या लगे कि फलानी यानी सीसी की गाड़ी जो है, अब उसकी कीमत पे टैक्स लगेगा और उसकी 5 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ से ज्यादा जो है वो आप घर खरीदेंगे। वो तो 10 रुपए 2 रुपए की बात करता है। 2 रुपए आप उसके कम कर दें रोटी में, वो आपका शुक्र अदा करेगा, शुक्रिया अदा करेगा। देखिए, 1-2 गलत फहमियां जरा दूर कर लें, उसके बाद इस सवाल की तरफ वापस आता हूँ। वो गलत फहमियां बड़ी जरूरी हैं, इसलिए कि मैं ये 2-3 दिन से ये देख रहा हूँ, ये बहुत सारे यानी मुख्तलिफ चैनल्स इस पे बात की है। अक्सर मुझे ऐसे नजर आया कि बजट को नहीं पढ़ा गया, बल्कि बजट के बारे में जो रिपोर्टें आई हैं उनको पढ़ा गया। ठीक है। सबसे पहली जो गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि किसी मुल्क का जब बजट बनता है तो वो आम आदमी के या मेरे राव साहब के, साकिब बशीर और आपके बजट से मुख्तलिफ होता है। एक आम आदमी बजट बनाता है, उसके अखराज पहले वो देखता है मेरी आमदन कितनी है, उस आमदन में वो अपने अखराजात जो है वो डालता है। यहाँ पे ये होता है कि पहले आपके अखराजात कैलकुलेट होते हैं, अखराजात कैलकुलेट होते हैं और फिर आप उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इन अखराजात को पूरा करना है, और यहाँ पे आती है सियासत। एक लाइन में अगर आप मुझे पूछेंगे ना, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बजट अभी आया है,
ये एक ऐसी हुकूमत का IMF में जकड़ा हुआ सियासी बजट है जो सबसे ज्यादा तकलीफ रखेगा, एक साल के लिए कम से कम तकलीफ दे होगा आम आदमी के लिए। अच्छा, इसके बाद 2-3 बातें और बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, तनख्वाहदार तबके को कहा गया जी कि ये जो पैसे है ना, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है, यानी एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, टैक्स लगा दिया। फिर वो जो पेंशनर बेचारे हैं उनको बताया गया जी इतने % ही है, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी होगी। अच्छा, एक और मजे की बात जो मुझे इसमें नजर आई ना बजट की, क्या? उसमें मुझे ये नजर आया कि ये सारे अहदाफ जो है, मसलन टैक्स टू GDP रेशो जो है, मुझे याद पड़ता है हमने इस पे प्रोग्राम भी किया जब ये निगरान हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा जी कि 2030 के विजन में उन्होंने ये भी बात की कि हम 15% जो है वो चाहते हैं कि ये हो। इस वक्त ये हुकूमत 13% की बात कर रही है, यानी उसको भी 2% कम कर दिया गया है। बिजली गैस का बिल जो है बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पे बोझ पड़ेगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, अगर मैं हुकूमत की तरफ से यानी 1 मिनट के लिए देखूं तो उनके पास चारा क्या था इसके अलावा? ठीक है, जो नहीं किया उन्होंने। IMF की बातें करते हैं ना, सब्सिडीज के लिए क्यों रखा अपने पैसा, बताइए ना। आपने ताजरों को और वो जो तमाम टैक्स वाले जो जिनकी लिस्ट दी हुई है IMF ने आपको कि इनसे लेना है, उनसे क्यों नहीं लेते आप टैक्स? तो ये जो आपने अपने इंट्रो में बात की है ना कि सियासी एंगल है, ये बिल्कुल इसमें सियासी एंगल है। और इसको कम से कम इस वक्त की हुकूमत इतना तो कर सकती थी कि चलिए आपने कोई रिलीफ देने की जो बातें की थी इलेक्शन में, वो आपको याद है इनके मंशूर और वो बढ़के और वो नारे। आई विश के ये बजट इलेक्शन से जरा पहले आता, अच्छा, ताकि लोगों को सही पता लगता, वो वोट देने से पहले सोचते कि यार ये क्या ये लग पता जाता। अब ये है कि ये बजट आ गया है, ठीक है। दुआ ये है कि इसमें जो थोड़ी बहुत तरमीम होती है ना, कभी मिनी बजट भी आ जाता है, तो उसमें लोग जरा थोड़ा सा देख लें कि जो IMF असल में कह रहा है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते आप, और आप अपने अखराजात भी कम क्यों नहीं करते। मैं हैरान होता हूं कि आप अपने कम से कम अखराजात तो कम करें, नहीं किए। मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्रेसिडेंट हाउस का, ये सारे जो हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा? आ जाके क्या होता है जी, बिजली के बिल का सरचार्ज नंबर 76 जो है ना वो लगा दिया जाए, वो किसने देना है? आप लोग तो बिजली का बिल देते नहीं। ठीक है, आज तक प्राइम मिनिस्टर हाउस का बिल किसी ने देखा है? अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है, क्योंकि जी बिल्कुल, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। ठीक है, आगे आपका पॉइंट नजमू साकिब साहब। खालिद साहब, ये बजट जो पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, इसको देखकर आपने अंदाजा क्या लगाया, क्या है हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या है हुकूमत का विजन? अगर कुछ होता इसमें, इकोनॉमिक पॉलिसी भी कोई होती या विजन होता, तो मैं ज़रूर आपको बताता। अच्छा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, शायद क्या नज़र आ रहा है या इन्होंने कोई ऐसा उसमें इन्होंने कोई कारीगरी की है कि इन्हीं को पता है कि ये बजट बहुत ज़बरदस्त आगे चल के इसने कमाल कर देना है। सीधी सी बात है, आपने इंट्रो में कहा IMF डिक्टेटेड बजट है, उसको अब पैकेज लेने के लिए ये बजट है, और उसमें मुश्किलात आपकी उस वक्त बढ़ेंगी जब आप पैकेज ले लेंगे IMF से, और उसके बाद वही करेंगे जो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी साल में किया था। फिर अगली हुकूमत आके आपको कह रही होगी जी इन्होंने IMF से मुंह मोड़ लिया था, इन्होंने वायलेशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस की, और सारा ये वो कोल्लू का बैल है, उसी जगह घूमे जा रहा है। पिछले 70 साल से बजट आता है, उसके बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और उस पर तारीफ़ें कराई जाती हैं, कमाल हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, और उसके बाद पता चलता है कि जी कुछ नहीं हुआ। वही पंजाबी का जो शेर मैं सुनाता होता हूँ, कुरियां कट के और भी सोना कर गए ने जंजीरा नो। ये मजीद हमारा गर्दन के गिर्द वो जो रोप जो है वो मजीद टाइट कर दी गई है। और इसमें एक बहुत पुराना वो जब ख़त्म हो चुका है, फिनोमेना ही ख़त्म हो चुका है, ट्रिकल डाउन वाला। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा, माइक्रो स्टेबिलिटी। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चक्कर में माइक्रो लेवल पे आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है ओवर द ईयर्स। ये कर करके हमें तमाशा दिखा के शौकत अजीज साहब भी बड़ी तकरीरें किया करते थे मुशर्रफ के दौर में। जी। तो बुनियादी मसला ये है कि आप आम लोगों का बारे में मुझे कोई एक चीज़ बता दें, उनको जहन में रख के इन्होंने बनाई हो कि ये आम लोगों को इससे फ़ायदा होगा, उन पे बोझ कम हो जाएगा, अफरात ज़र का फ़र्क पड़ेगा, चीज़ों की कीमतें कम होंगी, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। आपने किया क्या है? नजमुल साकिब साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, 43% तक इन्फ्लेशन गई।
ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 किसी की इनकम थी तो वो 6,000 रह गई या उससे भी कम, और उसके ऊपर फिर आपने टैक्स लगा दिया तो वो 5,000 रह गई, अब 5,500 होगी। तो वो आप जो 6,000 में जिसका गुजारा नहीं हो रहा था 5,500 में उसका होगा। प्राइसेस कंट्रोल आपके पास नहीं है, कोई और आप कर नहीं सकते। आप उसके बाद आप डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ आप आ जाए, बाकी चीज़ें छोड़ दें आप। डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट कब करनी है हमने? जो बुनियादी मसला है किसी भी मुल्क में, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ा रह जाता है, वो खाली घर होते हैं और उसमें फिर कहते हैं जिन बसेरा कर लेते हैं आके, तो वो आसेब ज़्यादा घर बन जाते हैं वो। अगर आप घर खाली करना चाहते हैं, लोगों को इसी तरह से गरीब मुकाना चाहते हैं गुर्बत की बजाय, तो फिर आखिर पे ये आसेब ज़्यादा घर रह जाएगा। तो उसमें आप फिर मौज कीजिएगा, नाचिएगा, गाइएगा और जिन भूतों के साथ बैठ के आप अपने कवालियाँ कीजिएगा। तो ये जो माहौल बुनियादी तौर पे ओवरऑल है, उसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल बेसिमत है। एक तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इसमें मुझे कोई एक बता दे, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई एक ऐसा मैयर बता दे जिसके ऊपर जो कह रहे टैक्स बेस बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन का टारगेट तो रख लिया आपने, लेकिन किस मैयर के तहत बढ़ाएंगे आप? आप मेरी खाल खींचेंगे ना, ये वही लो हैंगिंग फ्रूट है ना, गरीब आदमी को आखिर में फिर आवाम यही आम तबका ही बचता है, लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि जी हमारे अब खजाने भरेंगे। एग्जैक्टली तो यही होता है ना आखिर पे। आपको कोई मुझे बताए सेहत, तालीम के लिए, मयार तालीम के लिए, जुराइम के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, आबादी में इजाफे को रोकने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बेहंगम शहर जो हैं आपके, जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात है, क्या किया आपने? आप कोई एक स्टेप बता दें जिससे आप कहें कि जी इसमें फ़र्क, पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारा मयार तालीम बेहतर हो जाएगा, सेहत और तालीम में हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगी और हमारा अगली जो जनरेशन आएगी वो बड़ी अच्छी होगी और बड़ी प्रोडक्टिव होगी और हम बहुत कमाल कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जी जो इस वक्त दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा सौदा बिक रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस शोबे में आपने क्या किया? IT के शोबे में उसमें क्या इंसेंटिव्स आपने दिए? आप सिर्फ इंटरनेट बंद कर लो, ट्विटर बंद कर लो, ये बंद कर लो, ये आप कर रहे हैं। जो 4 पैसे बेचारे बच्चे कमा रहे हैं उनका भी गला घोट रहे हैं आप। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साकिब, कहा यह जा रहा था कि भाई इस वक्त सब एक पेज पर है ना, फिर एक कॉमन एनिमी है, उसके खिलाफ सब एक पेज पर है। मुश्किल फ़ैसले लेने का ये एक अच्छा ऑप्शन था, एक अच्छी विंडो थी। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, एक्सपर्ट्स की मैंने राय देखी कि उन लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए जो रेजिस्ट करते हैं हमेशा और ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को, मगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हुकूमत ने। सही बात है ये, और क्या वजह आपको लगती है कि क्यों मुश्किल फ़ैसले अभी भी नहीं ले पा रही है हुकूमत? एक तो हमें जहन में रखना चाहिए कि ये इस हुकूमत की कंटिन्यूटी है। ये तीसरा बजट दे रहे हैं। 2022 में भी इन्होंने ही बजट दिया, अप्रैल में ये आए, जून में बजट दिया। चलें, ये आए थे, मुश्किल हालात थे, इमरान खान साहब ने वो IMF के साथ जो डील थी उससे वो पीछे हटे और उन्होंने तो ठीक हो गया। उस वक्त कहा गया कि आप जो है वो मुश्किल फ़ैसले हैं, थोड़ा सब्र करें। फिर 2023 आ गया, इन्होंने कहा थोड़ा सब्र मज़ीद आपको करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और फिर 2024 आ गया है, तो अब जो बजट पेश हुआ है, इस बजट की हालत ये है कि कोई हुकूमत भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रही। मतलब जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने जो पोस्ट बजट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कोई ऐसी रीज़नेबल बात कोई नहीं थी कि जिसमें पता चले कि नहीं ये जो अवाम है, आम पब्लिक है, आम आदमी है, कहीं उसके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो रखा गया है। आपने जो सैलरी जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो है वो टैक्स जो लगाया है, एक तरफ सैलरी बढ़ाई और दूसरी तरफ जो है वो आपने उसको वापस ले लिया। 60,000 किसी की सैलरी है तो उस पर भी आपने टैक्स लेना है। मतलब अगर 60-70 हज़ार किसी की सैलरी है तो एक सैलरी तो उसमें टैक्स में जाएगी, तो वो आप देख लें। फिर जो बात अभी जो राव खालिद साहब ने आखिर में की, मैं उस पर आऊँगा कि पाकिस्तान में 60% जो है वो नौजवान जो है वो तबका है। तो एक तरफ तो जो आम आदमी है वो पिस के रह गया है, मिडिल क्लास, मतलब जो तनख्वाहदार तबका है उससे आपने चीज़ें निकलवानी है। जो टैक्स नहीं दे रहे और जो बड़े हैं, जो अमीर तबका है और जो अपने अखराजात हैं, वहाँ 1400 अरब रुपया जो है वो आपने तरक्याती जो बजट रखा है कि वहाँ आप क्योंकि आप कोलेशन में हैं तो आपने
तमाम लोगों को साथ रखना है, तो उसके लिए फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लेकर जितने भी अखराजात थे वहाँ कोई कमी नहीं की, बल्कि उसमें जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो रखे गए हैं, लेकिन सारा बोझ जो है वो आम आदमी पर डाला गया है। इसमें जो मैं बात करना चाह रहा था नौजवानों के हवाले से कि 20 अरब रुपए आपने उसके लिए रखे हैं आईटी में, और उसका पता है आपको पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है अगर कोई भी ग्रेजुएट निकलता है तो आपको कोई जो जॉब के लिए कोई जगह नहीं है। आप पिछले 2-4 साल में देख लें, कोई प्रॉपर जॉब के लिए किसी का कोई रेफरेंस है, कोई अपनी जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो जॉब ले लेगा, इसके अलावा लोगों के लिए जॉब्स नहीं है यहाँ पे। तो जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आम बंदे के लिए उसका जीना जो है दोबारा हो गया। अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने फ्रीलांस जो है वो ट्विटर, इवन यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ जो है लोग मिक्स कर जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक सेगमेंट है पॉलिटिकल, बाकी उसमें एंटरटेनमेंट है, वहाँ ट्रैवल व्लॉगिंग है, आपको कुकिंग मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें हैं। और वो फ्रीलांस कर रहे हैं, जो नौजवान है वो क्रिएटिव माइंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे अपना जो है वो सरमाया कमा रहे हैं। अब क्या मतलब 20 अरब रुपया किसके लिए रखेंगे? आप फायरवॉल लगाएंगे, आप जो है वो उसको आप एक्स को बंद करेंगे, आप डिजिटल मीडिया को डाउन करेंगे। मतलब ये है कि जो नौजवान तबका है उसको डायरेक्टली हिट है। मतलब एक तरफ नहीं, आवाजें दबाना तो चले एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उससे जो फाइनेंशियली हिट होना है इतने बड़े तबके ने कि जिनके लिए कोई जॉब्स भी नहीं है। या तो ये है कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होती, कोई इंडस्ट्री लगती, यहाँ पे आईटी में कोई बहुत हम आगे चले जाते, कोई कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो जॉब्स मिलती जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। अब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं आप उनका डाटा निकाल के देख रहे हैं, बड़े शहरों में देख लें, लोग जो है वो फिर रहे होते हैं अपनी डिग्रियां लेके फिर बिल्कुल ऐसे ही, और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर ब्रेन ड्रेन होता है, लोग मुल्क से निकलने की कोशिश करते हैं। बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ तो नौजवानों को ज़रूर माइंड में रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वही मुस्तक़बिल है इस मुल्क का। यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इंतखाबात का मौसम हो या ना हो, पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ की हवाएं चलती रहती हैं। सियासी मंजरनामे पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार जमात पीटीआई के बानी फाइनली सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हो गए। महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने ये टास्क दिया है कि गुफ्तगू की जाए, मुलाकातें की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। उसका आगाज़ भी हो चुका है। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई की बढ़ती क़ुर्बतों को देखते हुए वज़ीर आज़म कुछ मुतहर्रिक हुए। मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने भी एक मुलाकात की और मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। अभी पीपल्स पार्टी का पिछले दिनों रोल कुछ सस्पिशियस नज़र आया जब वफाकी और पंजाब का बजट पेश किया गया। बजट इजलास में पहले तो शिरकत से ही उन्होंने इनकार कर दिया, नाराज़गी का इजहार किया कि हमें मुख्तलिफ उमूर पर लूप में नहीं लिया गया। तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीपल्स पार्टी ख़ुद को हुकूमत के मुआशी मामलात से दूर रख कर एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी। राव खालिद साहब, ये तमाम जो सियासी जोड़ तोड़ की कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं, टेलीविज़न पे हम रोज़ देख रहे हैं, इसके पीछे की और अंदरूनी कहानी आप क्या देख रहे हैं? मैं उसका जिक्र करता हूँ। आप पिछले सेगमेंट में आपने जहाँ कंक्लूड किया बड़ा अच्छा ब्रेन ड्रेन के हवाले से, तो उसका हल हमने निकाल लिया। मैं एक जुमले में कह दूँ, और हमने पासपोर्ट जारी करने ही बंद कर दिए हैं। साल डेढ़ साल से लोग रुल रहे हैं, ना पासपोर्ट मिलेंगे ना ब्रेन ड्रेन होगा। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इतना सिंपल सा काम है बस। हमारे इनिशिएट हमारे कमाल के हम निकालते हैं आइडियाज ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सियासत पे जी। हाँ जी, बहुत क्रिएटिव है। सियासत में आ जाए, सियासत में भी क्रिएटिविटी जो है ना कमाल की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहले तो हम देख लेते हैं शहबाज शरीफ साहब क्या लेने गए थे। उसकी मैं खबर आपको बता देता हूँ, बताइए। उनके पास वो गए थे बजट के लिए हमायत हासिल करने के लिए। अच्छा। और उसमें मुख्तलिफ बातें जहाँ पे हुई, उन्होंने मौलाना साहब को ये भी बताया कि हमारी मजबूरी है, आपको हुकूमत में शामिल होने का NOC नहीं मिल सकता, तो उसके बगैर ही काम चलेगा, तो आप वैसे हमारे साथ ज़रा हाथ मिलाएं और चलें, हुकूमत में तो हम आपको शामिल नहीं कर सकते। तो मौलाना ने एक लंबी बात कर दी, बात की उनके सामने पेश कर दी। अच्छा। हाँ जी, 2 टोक बात कर दी। और मौलाना ने कहा कि जी ठीक है, आप अगर अंडर द टेबल ही डील करना चाहते हैं
तो ठीक है, फिर हमारे कुछ मसाइल मुतालबात हैं, हाँ। वो आप देख रहे हो, उन्होंने काफ़ी लंबी फहरिस्त उनको दी है। अच्छा। आई डोंट नो कि वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या है उसमें वैसे, अगर आप थोड़ा आइडिया दे सकें? मुश्किल ही है उसका, मुझे बस वो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो फिर बताई नहीं जा सकती। काफ़ी टीवी में काबिल डिस्कस एतराज़ नहीं हो जाएगा, चले। नोटिस शोटिस ना आने शुरू हो जाएं, लीगल नोटिस। चले आगे बढ़े। तो वो थोड़ा सा हमें भी एहतियात करनी चाहिए स्पेकुलेशन से। ठीक ज़ाहिर है, आप सोर्सेज से खबर होती है, कोई समटाइम्स को 100% Of दुरुस्त course, नहीं of होती, कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं जी, चीज़ें। इसलिए अब उनका मसला क्या है, अब उसमें क्या होगा, वो मजबूरन उनको वो पीटीआई की तरफ जाना पड़ेगा और पीटीआई के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। जहाँ तक आपने बानी पीटीआई के मुज़ाकरात की बात की है, हाँ। साकिब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी। आज फिर उन्होंने टॉक किया है और उन्होंने फिर मुज़ाकरात से मुंह मोड़ लिया है, यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा अच्छा। कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। चलिए जरा साकिब से पूछेंगे अडियाला में क्या चल रहा है। साहब का अलायंस अगर करना चाहते हैं बतौर अलायंस तो करे, हमने कोई नहीं करना। वो साकिब अच्छा। आपको डिटेल से बता देंगे, ठीक है। उनकी जो टॉक हुई है, साकिब को ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ऑलराइट। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाते हैं। जी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का, हमने सुना था बजट से पहले हुकूमत का हिस्सा बन रही है, मामला तय जी, पा जी। गए हैं, वजारतें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन लग यही रहा, आपने भी हिंट किया, जो बजट बना है और जिस तरह से पेश हुआ है और जो चीज़ें उसमें हैं, पीपल्स पार्टी ने शायद कुछ कोशिश की हो कि कुछ थोड़ा सा इसको बेहतर किया जाए, को अवाम दोस्त बनाया जाए, कुछ ज़ाहिर है मामला ऐसे होते हैं। तो उसमें फिर उनको पता चला कि ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो उनको अब लग रहा है कि शायद ये हुकूमत एक दफ़ा फिर जो पॉलिटिकल आइसोलेशन में जाने लगी है। अच्छा। क्योंकि इस किस्म के बजट के बाद अवामी हमायत या अवामी सपोर्ट का तो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो चॉम्स्की ने कहा था, यू कैन नॉट वोट देम आउट बिकॉज यू नेवर वोटेड देम इन। तो इसलिए जो लोग अच्छा। जिनको वो लाए ही नहीं, उनको वो निकाल कैसे सकते हैं, वो हुकूमत Right. को हटा भी नहीं सकते। और हुकूमत के साथ चलना भी उनके लिए बहुत दुश्वार है कि अगर चलेंगे तो सियासी नुकसान उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा ख्याल है वो इसलिए थोड़ा सा फिर वो बॉर्डर लाइन पे चले गए हैं। अच्छा। बजट से अंदाज़ा उनको जैसे ही हुआ है कि अवाम के लिए मुश्किलात हो गया, पहले तो टोपी ड्रामा हो रहा था, अब वो फिर बॉर्डर लाइन पे बैठ गए जाके, वो जो कहते हैं फेंस के ऊपर कि किधर छलांग लगानी है। जी, तो अब देखिए ये कितनी देर तक ये चलते हैं, लेकिन ये बात यकीनी है ठीक है। कि गैर यकीनी सूरत हाल चेंज नहीं हो रही। सियासी तौर पे जो गैर यकीनी की सूरत हाल है और जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें ठीक है। ये लग रहा है कि मामला कोई बहुत ज़्यादा सही सिमत में नहीं जा रहे और ये आगे मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ख़ास तौर से अगर हम इस वक्त पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? क्या वो ऑप्टिक्स के लिए ये सब कर रहे हैं कि दिखावे को वो ये दिखा देते हैं? जैसे डेफेमेशन बिल के ऊपर भी बहुत एतराज़ात उन्होंने किए और डेमोक्रेसी की उन्होंने बातें की, मगर फिर किस तरह वो टूर पे चले गए या छुट्टी लेके चले गए और उनकी जगह जो क्या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट में जो बैठे हुए तो उन्होंने साइन कर दिए, वो वहाँ से भी निकल गए। उसके बाद अब बिल आया है तो वैसे तो हुकूमत का पार्ट है लेकिन नहीं भी है, अपोजिशन का किरदार जब दिल करता है प्ले करना शुरू कर देती है। आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिस्ट का किरदार अदा कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी वही कर रही है जो कि पीपल्स पार्टी को अपने तय करना चाहिए था। उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट में भी यही किया था। अच्छा। कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है, कोई फोपा हो जाता है, तो ये तो जी हुकूमत नून की है। वैसे कुछ वजारतें ले लेते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, कोalition बना के चलते हैं। हाँ। उसी को आप समझ लीजिए, ये जो इस वक्त की हुकूमत है, ये PDM 2 इसको लोग कहते हैं, इसमें भी यही हो रहा है। और आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि जब क्रंच आता है, जब फैसले का वक्त आता है, तो या ये सदर जरदारी बाहर चले जाते हैं और पीछे से दस्तखत हो जाते हैं, या आपके पंजाब के जो यानी गवर्नर हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं वो कहीं चले जाते हैं और पीछे से हद तक इज्जत का बिल जो है वो हो जाता है। अब ये है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? उनकी स्ट्रैटेजी सीधी सीधी सी है कि मीठा मीठा जो है वो हप हप है और कड़वा कड़वा जो है वो थू थू है। एक बात यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ, अपने जो मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं ना, उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये करके कुछ सियासी इस तरह की करतब करके या तमाशा करके आप अपने आप को अगर ये समझते हैं कि आप बचा लेंगे और इस आग में आपको नहीं झुलसना पड़ेगा या इसकी तपिश भी आप तक नहीं आएगी, तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अगर कभी इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन हुए फेयर एंड फ्री,
और उसमें अवाम की आवाज जो है वो सामने आई, तो आप यकीन कीजिए जिस तरह ये न्यूयॉर्क की पिचेस है ना, इसने बड़े बड़े बैट्समैनों और बैटर्स का पोल खोल दिया है। हाँ, पता लग गया लोगों को कि जी ये फलाना था, ये ठमकाना था, इसकी इतनी फलानी रेटिंग थी और इसका फलाना था, लग पता गया। उस न्यूयॉर्क की पिच ने बता दिया। इसी तरह से पिछले 3-4 बरस की अगर आप सियासत देखिए, खान के जाने के बाद खास तौर पे, उसमें ये जो सियासी पिच इस वक्त है, इस पे कौन नहीं है जो फिसल नहीं रहा, सारे फिसल रहे हैं। इसलिए कि ये पिच बिल्कुल नई है, इसमें आप हुकूमत कर भी रहे हैं, हुकूमत में नहीं भी है। हाँ, आपको मैंडेट नहीं मिला हुआ, लेकिन आप हुकूमत कर रहे हैं। एक इसमें सब क्वेश्चन भी सुन लीजिए जरा, फॉलो अप क्वेश्चन कि क्या हुकूमत के मामलात से या मुआशी मामलात से डिसएग्री करके पीपल्स पार्टी को कोई पॉलिटिकल गेन हो पाएगा भी, या ज़ाहिर है अवाम अब समझदार है, उनको पता चल रहा है, उनके पीपल्स पार्टी की प्रोफाइल पर तो कुछ नहीं आ रहा ना इससे, वो तो नहीं कुछ भी कर रहे हैं। सिंध की सूरत हाल यही है, कराची की सूरत हाल। मैंने रामीन यही बात पहले की अपने जवाब में कि उनको जो सियासी फायदा नजर आ रहा है ना, जिस तरह आईनी पोस्टें उन्होंने ले ली, सिंध उनके पास है, गवर्नर इधर का गवर्नर उधर का ले लिया, यानी सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, सब कुछ इन्होंने ले लिया। उसके बाद अब वजारतों पे भी नज़र है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बार बार कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए पंजाब में, यानी जिस पे कि पंजाब के जो यानी नून के लोग हैं वो राज़ी नहीं हैं, वो ये चाले चल रहे हैं। अंदर से तो सबको पता है ना, अगर आपको याद हो वो सारी तकरीरें जो कि शहबाज शरीफ साहब ने की जरदारी साहब के बारे में, जी। जो मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में, या बिलावल के बारे में जो बात करते हैं, तो ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इस वक्त है, इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में डिवोर्स नहीं है, क्योंकि डिवोर्स से दोनों बिखर जाएंगे और उनको हुक्म कुछ ऐसा हुआ है कि ये शादी चलानी है। अब वो शादी चल तो रही है लेकिन मज़ेदार तरीके से नहीं चल रही। अब उसमें बार बार यानी ये जो आता है ना, कभी कभी बीच में हम्प आ गया, कभी कोई बात ऐसी आ गई, तो पीपल्स पार्टी ये बताना चाहती है अपने तई कि हम इनसे अलहदा हैं। आप अलहदा बिल्कुल नहीं है, आप हुकूमत कर रहे हैं, आईनी पोस्टें आपके पास हैं, और अगर कभी या बारी ताला अगर कभी इलेक्शन ऐसा होता है तो मेरी आवाम को आप समझिए कि अगर उनके हाथ में आ गया ना तो ये फिर न्यूयॉर्क की पिच ही बन जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साकिब, अब शादी की बात चल पड़ी है तो ये बताएं कि अडियाला जेल से पहले हाँ होती है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, शादियाने बजते हैं, और फिर अचानक से इनकार आ जाता है वहाँ से, तो ये चल क्या रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है? एक तो अडियाला जेल में जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के उमर अयूब, वो मिले, उनसे बैरिस्टर गोहर इमरान खान साहब से मिले, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक की, अलग अलग टॉक की, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जो हेड हैं हमारे, उनको जो उन्होंने बनाए हुए इत्तेहाद एक, तो उनको हमने फ्री जो है वो दे दिया है कि आप जो है वो मुज़ाकरात करें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें। तो अब क्योंकि इससे कबल तो वो कहते थे कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से मुज़ाकरात करने ही नहीं है। अब ये जो मुलाकात करके आए और उसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया, आज उसके बरक्स हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा जो है वो कुछ नहीं है, हम जो है वो किससे मुज़ाकरात करेंगे, जिसके फैसले जो ऊपर से होकर आते हैं तो हम किससे जो है वो मुज़ाकरात करते हैं। फिर उन्होंने मुशर्रफ की मिसाल दी कि उस दौर में हमने मुज़ाकरात किए थे, हुकूमत से नहीं किए थे, नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे जो उस वक़्त के जो मुशर्रफ थे। तो ये उन्होंने अपनी जो है वो एक वजाहत जो दी, और साथ ही फिर अपनी कहा कि ग्रुपिंग जो है वो ख़त्म करें, जो ग्रुपिंग में रहेगा उसको जो है वो पार्टी से हम निकाल भी सकते हैं। तो एक कन्फ्यूजन सी जो है वो पीटीआई की, एग्जैक्टली कन्फ्यूजन की मैं अभी बात करने लगी थी कि ये तो सुबकी की भी बात है ना। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई हैं, वो आके जो स्टेटमेंट देते हैं अगले दिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट एक बात सामने आ जाती है अंदर से, तो फिर ये तो उनके लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं हो जाती? बिल्कुल, ये मतलब वो कैसे उसका दिफा करेंगे कि जिसका ऐलान खुद किया है उन्होंने। और 4 रोज इस पे तबसरे होते रहे हैं बाकायदा कि चलें पीटीआई जो है वो इस पे राजी हो गई है, और उसमें फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एंगल भी आया कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा कि आप पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके साथ बैठें, पार्लियामेंट में अपने रिजॉल्व करें जो इशूज़ हैं, और जो मुल्क इतनी मुश्किल में है तो पहले आप आग जो है वो बुझाएं। तो वो सारा एंगल फिर ये भी आया कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखेंगे
थे कि वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या इस किस्म की सिचुएशन, तो आज टोटल जो है वो डिफरेंट एंगल आ गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो उसमें बड़ा एक तो उनका कम्युनिकेशन का गैप है कि वो अंदर और बात करते हैं। अब इनके साथ जो उनकी मुशावरत हुई उसमें क्या बात हुई जो इन्होंने ऐलान कर दिया। आज उन्होंने ओपन मीडिया के साथ बात की, तो उस मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा हम तो मुज़ाकरात इस तरह नहीं कर रहे इनके साथ जो है वो। ये एक बहरहाल पीटीआई की जो इंटरनल जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। यू टर्न का भी जो है वो नाम आप दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जो पीपल्स पार्टी का जो रोल खास तौर पर वो ये है कि अच्छा, सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूं, इस पे भी बात कीजिएगा, लेकिन एक और बात बता दें, एक आम माफी का भी जिक्र किया था खान साहब ने, उस पर भी कायम है वो या क्या सीन है उस बारे में, क्या तासुरात है उनके? नहीं, वो असल में वो मसला वही है ना कि आम माफ़ी का ऐलान भी एक जो है वो अपनी लीडरशिप को बताया, फिर पीटीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। हाँ। अब उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी आम माफ़ी, किसको किसी ने माफ़ी मांगी है या वो जी कुछ भी नहीं, मतलब वो किसी ने माफ़ी मांगी है या कोई ऐसी सिचुएशन है। वो तो ये है कि पब्लिकली एक स्टेटमेंट उनकी आ गई, उसके बाद अगर 2 दिन के बाद नहीं आई तो फिर कौन यकीन करेगा। ये भी तो एक सूरत हाल है। तो जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात कर रहे थे, जो खबर ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि पंजाब में हिस्सा ले। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि मरकज़ के साथ भी हमारी चीज़ें हैं, लेकिन पंजाब के जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस हवाले से भी हमारी कोई जो है वो इस हवाले से हैं एतराज़ात हैं, और वो हमने रखे हैं वज़ीर आज़म के सामने, और जो उनकी आई थी जो मुज़ाकराती जो टीम आई थी उसके सामने, तो वहाँ पे कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी असल मैक्सिमम गेन करना चाहती है। अब ये देखें कि जो जिस तरह का बजट आया है, ये महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, एक अवामी रद्द अमल भी आएगा, गम गुस्सा भी आएगा। उसको डिफेंड करने के लिए वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद करे, हम जो है वो हम थर्ड पार्टी हैं। तो दूसरी तरफ जब बात आती है हिस्से की, तो हिस्सा वो कहते हैं कि हमने पूरा हिस्सा लेना है, हमने सारे गवर्नर भी 2 लगवा लिए, सदर आ गया, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर आ गया, 2 सूबों में उनकी हुकूमत भी है, पंजाब में भी वो पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे डेडलॉक है, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जितना जी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो जितना हिस्सा पीपल्स पार्टी का बनता था, या मरकज में उनको जो कहा गया था कि आप बजट के बाद कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, अभी भी पीपल्स पार्टी इस वक्त तक भी रिलक्टेंट है। वो ये चाहते हैं कि हम मरकज में भी कैबिनेट का हिस्सा बने और पंजाब में भी हमें जो है वो हिस्सा दिया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है, लेकिन ये अलग कभी नहीं होंगे, ये तय है। डेडलॉक कब तक बरकरार रहता है और हुकूमत के पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी किस हद तक पार्टिसिपेशन करना चाह रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त रिलक्टेंट है। आने वाला दिन ये बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन अमन समिट का इनेकाद किया जाएगा। ये सरबराही इजलास यूक्रेन के अमन विजन के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। अभी यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के 10 निकाती अमन फार्मूले का हिस्सा है। 160 ममालिक को दावत दी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 90 के करीब ममालिक ही शिरकत करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली चीन भी इस यूक्रेन अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने भी माजरत कर ली है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का इस पर मौक़िफ़ सामने आया कि इस्लामाबाद का इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला इस तनाज़े में गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए एक सिफारती इक़दाम है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि रूस इसमें शिरकत नहीं कर रहा है। नजबुल साकिब साहब, क्या यूक्रेन समिट में ना जाने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो स्विट्ज़रलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस यूक्रेन पे हो रही है, इसमें पाकिस्तान का जाना जो है वो अगर चले जाते तो क्या मतलब निकलता। अब जबकि पाकिस्तान ने माजरत कर ली है तो इसका क्या मतलब है, उससे चीज़ सारी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वजह बताई है ना, यानी दफ्तर ख़ारिजा ने या पाकिस्तानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि हम क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा जी शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं।
अब उसमें ये है कि ये क्या कोई ईद की तरफ इशारा है? ईद अगर इशारा है तो फिर तो टर्की के बाद ये फॉरेन मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं जी? अच्छा। और एक दो और मुसलमान मुल्क क्यों जा रहे हैं जी? या इसमें कोई बजट था? बजट तो हो गया, ये तो 14 यानी 15 और 16 जून को है ये। फिर ये था कि अगर आपने नहीं जाना था कोई तो अपने उस सफ़ीर को जो बर्न में है या जिनीवा में है उससे कहते कि जाओ भी जाके अटेंड कर लो, वो भी नहीं है। उसके बारे में भी पता लगा है कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने कहा जी कोई सफ़ीर शफीर नहीं हमें चाहिए, हमें ये कम से कम फॉरेन मिनिस्टर या इस तरह का माहौल जो है। अब ये है कि पहला सवाल, अगर पाकिस्तान चला जाता तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि रशिया को आप एक पासे कर दिया आपने। हाँ। अमेरिका आपने कहा कि जी आप अमेरिका बहादुर आप ही आप हैं, साथ ही आपने अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर दिया। जब से यूक्रेन की वॉर आई है आपका स्टांस है न्यूट्रल, और आपका आपकी जो प्रिंसिपल आपका स्टैंड है वो ये है कि हम ये चाहते हैं ये जंग बंद हो, ना हम यूक्रेन के साथ हैं ना हम रशिया के साथ हैं, हम ये चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रल स्टैंड। अब जब आप चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल स्टैंड आपका नहीं रहता। उसके पीछे के मुहर्रिकात में से एक सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर अमेरिका हमारे इस वक्त जितनी हवाएं उधर से आ रही हैं रामीन, गर्म हवाएं आ रही हैं, अच्छा। तपिश वाली आ रही हैं, उस पर फिर IMF भी डाल लें तो कुछ हम तंग भी आए हुए हैं अमेरिका से। दूसरी तरफ ये कि रशिया से जो हवाएं आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, वो ज़रा थोड़ी सी यानी ठंडी हैं। उधर से वो आपको तेल का भी पता होगा ना कि उसकी भी बात हो गई थी। जी। फिर उन्होंने हमें ये भी ऑफ़र किया कि यूक्रेन से जो आप यानी गंदम वगैरह लेते थे, जो आप ग्रेन्स लेते थे वो हम देते हैं वगैरह वगैरह। तो इस पे मेरे ख्याल में अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है अमेरिका को कि हम जो हैं वो इस तरफ हैं, और साथ ही वो जो आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान जब अपने आप को देखता है तो वो चीन के साथ अलाइड देखता है। चीन के साथ अलाइड देखता है, इसका मतलब है चीन और रूस इस वक्त बिल्कुल एक साथ हैं। इसका मतलब ये है कि इस वाले धड़े में पाकिस्तान ने ये बता दिया बगैर कोई तकरीर किए हुए, बगैर कोई बात किए हुए। ठीक है। अब ये है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने समिट ऑफ डेमोक्रेसीज पे खान साहब को इनवाइट किया था, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर थे। जी। और उन्होंने धड़ल्ले से, और वो एक यानी वो क्या कहते हैं वो जो स्काइप पे होती है यानी आपकी मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग थी, उस पे उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है। जूम वाली उस पे इन्होंने इनकार कर दिया। इसमें तो ये था ना कि स्विट्जरलैंड आपने जाना है, और अगर आम हालात होते, इतनी ज़्यादा संजीदा सूरत हाल ना होती तो फॉरेन मिनिस्टर फिर देखते ना कि ज़रा गर्मी से बचाव हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, कुछ चॉकलेटें वगैरह ले लेंगे, साथ ही लंदन है उधर से भी हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल इतनी संजीदा है, सूरत हाल इतनी संजीदा है कि ये फ्री किस्म का विजिट जो है इसके बारे में भी कहा गया कि नहीं। मेरे अपने तज्जिए के मुताबिक ये है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। सिर्फ ये है कि आपने ये जो शेड्यूलिंग डिफ़िकल्टीज़ बताई हैं ना, ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं थी। अच्छा चलें ठीक है, यानी आपको थोड़ा लेम एक्सक्यूज़ लग रहा है इन अदर वर्ड्स। राव खालिद साहब, पाकिस्तान की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी आप किस तरफ इंक्लाइंड देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर वज़ीर आज़म के अभी दौरा चीन की बात की जाए? देखिए, रीजनल अप्रोच तो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हम रीजनल अप्रोच रखें हैं, और उसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रखते हुए हम रीजन में जो भी ममालिक है, चीन के साथ तो हमारी है ही है, रूस के साथ भी। रूस के हवाले से मैं एक बड़ी आपको यानी थोड़ा बैकग्राउंड एक दे दूँ इन्फॉर्मेशन। मैं क्योंकि उस कवर किया था मैंने 2003 की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया में। अच्छा। पुत्रा जाया उनका नया कैपिटल था, उसमें हुई थी। तो पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ की रिक्वेस्ट के ऊपर रूस को एज ऑब्जर्वर बुलाया गया था। अच्छा। और वहाँ पे पुतिन और जनरल मुशर्रफ की 1-on-1 को 45 मिनट की मीटिंग हुई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से, जो हम आगे जारी नहीं रख पाए। समहाउ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो ज़रा ज़्यादा इंक्लाइंड थी कैरी लूगर बिल लेने में और अमेरिका की तरफ, और अमेरिका कॉन्डोलीज़ा राइस ने डील कराई थी, तो इसलिए वो समझते थे कि अमेरिका के साथ हमें जाना चाहिए। तो हमारे अभी भी हम कभी कभी उस तरफ जाते हैं और फिर रास्ते में रुक जाते हैं। इमरान खान साहब गए थे, उसके बाद वो रजीम चेंज होगी तो सारा। तो रूस के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं और हमें बहुत उसके फ़ायदे भी हैं। इसी तरह चीन से जैसे हमने रखे, अमेरिका के साथ रखते हैं, उसी तरह रूस से भी हम रख सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी के से हट के भी आप मुझे बताएं, आप पीस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उसमें एक फ्री को आप बुला ही नहीं रहे, तो वो कौन सी पीस कॉन्फ्रेंस होगी जी?
हाँ। इसका मतलब ये है, अगर हम ज़ेलेंस्की के बयानात को देखें, उसने पता कल क्या कहा है, उसने कहा वर्ल्ड वार 2 के बाद जो मार्शल प्लान दिया था ना आपने यूरोप को, अमेरिका ने, हाँ। वो हमें दे मार्शल प्लान। अच्छा। और उतने पैसे और चीज़ें सारी वो हमें रिकंस्ट्रक्शन और सारा, वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो सीधा सीधा रूस के खिलाफ वहाँ बैठ के उन्होंने प्लान करना है कि किस तरह से रूस को शिकस्त दी जाए और यूक्रेन को मजबूत किया जाए सारा। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो फ्रीक ही शामिल नहीं है, एक वॉरिंग फैक्टर जो है उसका मेन फ्रीक है वो मौजूद ही नहीं उस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि आप दो नंबरी करने जा रहे हैं, कोई प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप को डरा चढ़ा के आप पहले कोशिश की आपने, वो अभी तक तो नहीं माना यूरोप, जो उनसे कराना चाह रहे थे कि जी रूस आपको खा जाएगा, तबाह कर देगा, इसी तरह जैसे पहले होता था कि सुर्ख इनकलाब आ रहा है। तो दूसरी हमें वैसे भी अच्छी बात है, वो पंजाबी का मुझे एक अचानक शेर आमद हो गई कि पराई जंगों में पंगा बिल्कुल नहीं है चंगा। ठीक है, हमने लड़ लड़ के देख लिए बहुत लड़ाइयों में, तो हमें हमेशा नुकसान ही हुआ है। हमें रीजनल अप्रोच पे फोकस करना चाहिए, भले वो चीन हो, रूस हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़े अच्छे प्रोग्रेस जा रही है हमारी, इसलिए चीन के साथ अभी जैसे दौरा हुआ है, फिर उसके बाद इंडिया के साथ भी मेरा ख्याल है वाजपेयी, इस वक्त मोदी जो इस पोजीशन में है, हमें इंडिया के अंदर से भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मामलात को बेहतर करें। जी ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है कि क्या एक तो ये फैसला दुरुस्त है, और दूसरा ये कि इसके पाक अमेरिका ताल्लुकात पर किस तरह के असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? एक तो पाकिस्तान ने शुरू से ही जिस तरह नजम साकिब साहब ने बताया कि न्यूट्रल जो है वो पोजीशन ली हुई है यूक्रेन और रूस के इस तनाज़े के मामले में, तो उस लिहाज से तो ये बेहतरीन जो है वो फ़ैसला है, जहाँ पे अगर ख़त्ते में देखा जाए तो इस जो अमन की जो समिट होने जा रही है, इसमें चीन भी नहीं जा रहा। चीन जो है वो उसका बड़ा क्लियर उन्होंने मौक़िफ़ लिया है, बल्कि जो यूक्राइनी सदर हैं उन्होंने ये जून के फर्स्ट वीक में उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि चीन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को इस समिट में जाने से रोक रहा है। तो अगरचे उसके चीनी वजारत ख़ारजा ने उसकी फिर तरदीद भी की, और उसके बाद ये तकरीबन 160 ममालिक को मदऊ किया गया था, 90 के करीब जो है ममालिक ये बताया जा रहा है कि 15 और 16 जून को इसमें जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। ये तकरीबन 28 माह के बाद 2.5 साल हो गए हैं, तकरीबन फरवरी 2022 से ये तनाज़ा शुरू हुआ था, तब के बाद से लेकर अब जो है वो ये होने जा रही है। इसके असरात तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनका दौरा जो है रूस था, फिर रूस के दौरे से वापस आए, तो इंटरनली एक जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जो लाइन है, उसमें भी मेरे ख्याल में इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी एक राय मुख्तलिफ थी, और उसमें जो अमेरिका की साइड है डेफिनेटली उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी आई कि पाकिस्तान ने फिर न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की, क्योंकि एन उस टाइम पे जो दौरा जो है वो हुआ था, उस वक्त जो वज़ीर आज़म है, जिस वक्त ये तनाज़ा यूक्रेन और रूस का शुरू हुआ था, अमेरिका यकीनी तौर पर ये चाहेगा या चाह रहा होगा कि इसमें पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो ख़ित्ते की जो ओवरऑल जो है ममालिक हैं, पॉलिसी है, उसी को देख कर पाकिस्तान ने चलना है, और जो आपकी पोजीशन आपने ली हुई है वही पोजीशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि रशिया भी ज़ाहिर सी बात है तमाम मामलात को देख रहा है। बल्कि अभी रिसेंटली अगर पिछले 10 दिन पहले की बात करें तो पाकिस्तान में एक जो रूस की एम्बेसी है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होती है, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो हालात के तनाजुर को रशिया जो है वो जो एम्बेसी है वो नज़र रखे हुए है। अब ये नज़र क्यों, और उससे पहले साइफर केस का फैसला आया था पाकिस्तान में जो अदालतों से, तो अब उसका लिंक था या नहीं था, या वो किस लिहाज से नज़र रखे हुए थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उस वक्त बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन क्या इनसाइड कोई चल रहा था जिसको वो जो है नज़र रखे हुए थे। तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान जो है वो रशिया को भी इस लिहाज से देखता है, लेकिन अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की आपने बात की, अमेरिका चाहेगा तो ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान ने अल्टीमेटली अपने जो मफादात में, जो बेनिफिट में
है, जो फॉरेन पॉलिसी है उसी को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। और साकिब, लेकिन देखिए ना, अब ये भी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, उससे हमारे कुछ मफादात जुड़े हुए हैं, IMF जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी ताल्लुकात अच्छे रखना ज़रूरी है। फिर रशिया है दूसरी तरफ, जो कि हमारा ज़ाहिर करीबी मुल्क भी है, फिर गैस के ये इश्यूज़ भी हैं। तो ज़ाहिर एक चैलेंज तो है पाकिस्तान के लिए इन दोनों ममालिक के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करना, न्यूट्रलिटी बरकरार रखना। नजमुल साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए आज आप नाजरीन के लिए? जी रामीन, शुक्रिया। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल, दोनों खबरें साथ साथ आईं। पहली खबर, पाकिस्तान में शरह ख़ानदगी 62% हो गई इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक। शरह ख़ानदगी 62% हो गई, इकनॉमिक सर्वे ने कहा। दूसरी खबर उसके साथ ही बिल्कुल नीचे थी कि मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। अच्छा। ज़रूरी सवाल ये है कि गधों की तादाद में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है या सिर्फ इसका फ़ायदा रेस्टोरेंट्स के मालिकीन को ही होगा? इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, ईद कुर्बान की आमद है। बकरे हैं, दुम्बे हैं, वेड़े हैं, गायें हैं, हर तरफ मेले का समा है, और फिर किसी मुकद्दस गाय का भी जिक्र हो रहा है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या मुकद्दस गाय की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी आपने अहम तवज्जो दिलाई नाजरीन की। और ज़ाहिर है अब हमारा आज का शो है, इसके बाद बकरीद आ जाएगी, और हम नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं हमारी अपनी टीम की जानिब से भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आवाम, ज़ाहिर है इस वक्त एक बोझ तले दबी हुई है, बजट आया है उसमें भी कुछ अच्छी खबरें तो नहीं मिली, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं उसको सेलिब्रेट किया जाए, और कोशिश की जाए कि खुशियाँ बाँटें, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।